हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स जो टॉपिक है वो क्लास 8 से स्टार्ट हो जाता है, बट क्लास 9th और क्लास 10th में जाकर उसका अलग से चैप्टर आता है। और आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पोलिनोमियल ही है हमारा। और पोलिनोमियल के अंदर हम सब कुछ पढ़ेंगे कि पोलिनोमियल किस टाइप से बनते हैं, कौन कौन से पोलिनोमियल होते हैं, कौन पोलिनोमियल नहीं होते हैं, ठीक है ना। ये वाली सारी चीज़ें हमने आज पोलिनोमियल्स के अंदर पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पोलिनोमियल्स हमने पहले पढ़ना क्या क्या है पोलिनोमियल्स के अंदर। हमने पढ़ना है टर्म्स के बारे में, उसके बाद क्या पढ़ना है, इनके फैक्टर्स के बारे में। फैक्टर्स के अंदर क्या क्या, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, कोफिशिएंट, इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसकी डिग्री के बारे में पढ़ेंगे और इन दी लास्ट हम क्या पढ़ेंगे, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हम आज कवर करेंगे अपने पोलिनोमियल के टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पोलिनोमियल है क्या। पोलिनोमियल है क्या, तो पोलिनोमियल का जो मतलब है वो उसके हिंदी वर्ड से ही पता चल जाता है। पोलिनोमियल का मतलब उसके हिंदी वर्ड से ही पता चल जाता है। हिंदी वर्ड में कैसे, कि अगर इसको हम, ठीक है ना, इस तरीके से देखें, बहु, बहु का मतलब क्या है, बहुत सारा, ठीक है ना। जैसे हम एक वचन बहुवचन किए थे, जब हम क्या इसमें करते हैं, हिंदी में करते हैं एक वचन और बहुवचन, तो उसमें बहुवचन का मतलब क्या होता है, बहुत सारा, ठीक है ना, बहुत सारे। और इसी तरीके से पद, पद का मतलब क्या है, टुकड़े, ठीक है ना। तो अगर हम किसी चीज़ के बहुत सारे टुकड़े कर देते हैं तो उसको हम क्या कहा जाएगा, पोलिनोमियल। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसके टुकड़े करने हैं हमने, किसी एक्सप्रेशन के। आपको एग्जांपल देते हैं। सपोज हमने लिखा है 2x + 3y + 4, ठीक है ना। ये एक एक्सप्रेशन लिखा है। इस एक्सप्रेशन में हम इसके कितने टुकड़े कर सकते हैं, हम 2x को लिख सकते हैं, 3y भी है हमारे पास और 4y भी है। तो इसको हम 3 टुकड़ों में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये एक पोलिनोमियल है, ठीक है ना। तो जब हम किसी चीज़ को टुकड़ों में, एक्सप्रेशन को टुकड़ों में लिख सकते हैं तो उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, पोलिनोमियल है। अब टुकड़ों के अंदर क्या होता है, हम बात करते हैं टर्म्स की। टर्म्स का मतलब ये ना, कितने टुकड़ों में, टर्म्स का मतलब यही है कि टुकड़ों में कर सकते हैं। तो सपोज हमने लिखना है ax + b, मैं क्या एक्सप्रेशन लेता हूँ ax + b, तो इसके कितने टुकड़े हुए, ax अलग लिख सकते हैं, b को अलग कर सकते हैं, तो कितने हुए, 2। सिमिलरली हम लिख सकते हैं ax - b, तो ax के भी अलग टुकड़े में लिख सकते हैं, b को भी अलग लिख सकते हैं, तो कितने टुकड़े हुए इसके भी, 2, ठीक है ना। अगर हम लिखते हैं ax × b, ax × b, ठीक है ना, तो इसको हम 2 टुकड़ों में लिख सकते हैं, नहीं। जब भी मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा तो ये एक ही टर्म काउंट होगी। जहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है ये पूरी की पूरी एक टर्म ही काउंट होगी मल्टीप्लाई में। सिमिलरली अगर हम लिखें ax / b, तो ये भी क्या कहा जाएगा, इसको भी लिखेंगे कि ये भी एक क्या है, 1 टर्म ही है। तो इससे आप क्या समझते हो कि जब भी प्लस और माइनस आ जाता है तब तो हम उस एक्सप्रेशन को फैक्टर्स या टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। जब भी हमारे पास प्लस या माइनस का साइन आता है किसी भी एक्सप्रेशन में, तो उसको हम टर्म्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको टर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 2 टर्म्स के अंदर डिवाइड कर दिया, तो इसकी ax एक टर्म है, b एक टर्म है। बट जब मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन आ जाता है तो ये पूरा का पूरा 1 टर्म ही काउंट होगा, इसको हम अलग अलग नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इससे आप क्या समझते हो कि टर्म्स को कब डिवाइड कर सकते हैं, जब हमारे पास किसी एक्सप्रेशन में प्लस और माइनस के साइन आएंगे। जब भी किसी एक्सप्रेशन में या इक्वेशन हम कहते हैं उसके अंदर प्लस या माइनस के साइन आते हैं, ठीक है ना, तो भी हम उसको टर्म्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। जैसे कि अगर आप इसी एग्जांपल में देखो तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो हमने इसके अंदर कितनी टर्म्स के अंदर डिवाइड किया, 2x, ये फर्स्ट टर्म होगी, ये हमारी सेकंड होगी और ये हमारी थर्ड टर्म। तो कितनी टर्म्स के अंदर डिवाइड किया, इसको 3 टर्म्स के अंदर डिवाइड किया, ठीक है ना। तो ये क्या है, हमारा टर्म्स है, इसको हम क्या कहेंगे, टर्म्स। तो टर्म्स का मतलब कि जब भी प्लस और माइनस में आ जाता है कोई भी टर्म तो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, बट अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड में कोई टर्म आ जाए तो उसको पूरी की पूरी 1 टर्म ही काउंट करेंगे,
ठीक है ना। तो ये हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट, वो तो है हमारा टर्म्स का। अब आते हैं सेकंड पे। टर्म करने के बाद क्या आता है, फैक्टर। टर्म्स करने के बाद क्या आता है, फैक्टर्स। हम इसी एग्जांपल से कर देंगे सारा का सारा, ठीक है ना। आपको जो एग्जांपल दिया है इसी से हम सारा का सारा कर देंगे। अगर हम टर्म्स की बात करें तो टर्म्स लिख देते हैं। देखो टर्म्स क्या बनी थी हमारे पास, एक 2x आई थी, एक 3y थी और एक 4 थी, ठीक है। तो फैक्टर्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फैक्टर्स। फैक्टर्स का ही मतलब क्या होता है ना, किसी चीज़ को फैक्टर्स में कन्वर्ट करना, उसको भी डिवाइड कर देना। तो 2x को कैसे डिवाइड करके लिख सकते हो, 2 × x, ऐसे लिख सकते हैं ना 2x को, 2 × x। तो मतलब ये क्या हुआ कि 2 और x जो हैं वो क्या है, फैक्टर्स हैं। इस टर्म के 2x के क्या फैक्टर्स हैं, 2 और x, ठीक है ना। तो टर्म के क्या फैक्टर हुए, 2 और x। सिमिलरली 3y है, 3y को कैसे लिख सकते हैं, 3 × y। तो इसके क्या फैक्टर हुए, 3 और y, ठीक है ना। 4 को भी आप लिख सकते हो 2 × 2, ठीक है ना। तो ये भी इसके क्या बनेंगे, फैक्टर्स बनेंगे। हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, उसके अंदर फैक्टर्स का फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्या है इसके, ये इसके फैक्टर्स हैं। क्या है ये, इसके फैक्टर्स। फैक्टर्स किसके होते हैं, जब हम किसको टर्म्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। जब टर्म्स के अंदर डिवाइड करते हैं तो वो उसके फैक्टर हो जाते हैं। अभी हमने एक एग्जांपल लिखा था ax × b। इसका मतलब क्या हुआ कि a × x × b, ये सारे के सारे इसके फैक्टर्स हैं। ax × b के फैक्टर्स क्या हैं, a, x और b। ये सारे के सारे क्या हैं, इसके फैक्टर्स हैं। तो टर्म्स, पहले तो टर्म्स आती हैं। टर्म्स को जब हमने कन्वर्ट कर लिया, टर्म्स को उसके बाद क्या करेंगे, फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आपको पता चल गया कि टर्म्स क्या होती हैं और फैक्टर्स क्या होती हैं। पहले टर्म्स के अंदर डिवाइड करेंगे किसी भी एक्सप्रेशन को, ठीक है। उसके बाद उस टर्म्स को फिर हम फैक्टर्स के अंदर डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब जब ये डिवाइड कर लेंगे उसके बाद क्या आता है, हमने आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आगे हमने लिखा हुआ है वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, कोफिशिएंट। वेरिएबल, कॉन्स्टेंट और कोफिशिएंट। अब ये क्या है, देखो सबसे पहले हम समझते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे, ठीक है ना। वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है, मान लो आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है ना, आपका फ्रेंड सर्कल है ना। फ्रेंड सर्कल के अंदर कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी होते हैं जो टाइम आने पर बदल जाते हैं, है ना। जो टाइम आने पर बदल जाते हैं कि जब उनको आपसे काम था तब तो वो आपके साथ साथ, ठीक है ना, घूमते हैं कि हाँ ये मेरा काम कर दे, ये मेरा काम कर दे। पर जब आपको उनसे कोई काम होगा तो वो आपका काम नहीं करेंगे, बदल जाएगी कि मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है ना। तो जो फ्रेंड्स बदल जाते हैं उनको हम कहेंगे वेरिएबल्स। बस सिंपल सी अपने आपका, क्योंकि फ्रेंड सर्कल आपको पता है, तो आपके जो फ्रेंड्स बदल गए तो इसका मतलब वो क्या हो गए, वेरिएबल्स। तो जो बदल जाते हैं उनको क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होगा, तो कांस्टेंट मतलब कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी होंगे आपके पास जो आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं, ठीक है ना, जो आप कभी बदलते ही नहीं है, जो आपका, चाहे आपका सुख हो चाहे आपका दुख हो, वो आपके साथ बिल्कुल खड़े रहेंगे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे फ्रेंड्स जो आपके साथ हर टाइम, आपके चाहे सुख आए चाहे दुख आए, कोई भी मुसीबत आए, आपके साथ खड़े हैं, वो क्या होते हैं, वो आपके साथ कांस्टेंट हैं, वो बदल नहीं रहे बिल्कुल भी। तो जो चीज़ें नहीं बदलती हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ये होते हैं हमारे वेरिएबल्स और कांस्टेंट। अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा वेरिएबल और कांस्टेंट कौन से हैं, तो देखो 2 चाहे आप यहाँ पढ़ लो, चाहे 2 पढ़ लो, उसको चाहे 2 कह लो, है ना, चाहे अमेरिका में जाके पढ़ लो, चाहे कनाडा में जाके पढ़ लो, चाहे फिर आप, ठीक है ना, ब्राज़ील में जाके पढ़ लो, 2 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर 2 और x की बात करें तो 2 चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब 2 क्या है, 2 एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का मतलब क्या समझे, कि जो भी हमारे पास नंबर्स आते हैं, जो हमने काउंटिंग नंबर्स अपने सीखे हैं 1 2 3 4 5 6, है ना, तो वो क्या होते हैं हमारे, वो कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। और जो हम मैथ के अंदर A to Z में, जैसे ना मैथ्स के अंदर A to Z हमारे पास अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं, ठीक है ना, मैथ्स के अंदर जो अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं A to Z, उसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। बट ये इनकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं, हर किसी को भी हम वेरिएबल्स नहीं बोल सकते, ठीक है ना, इनकी भी कुछ कंडीशंस होती है, ठीक है। तो कंडीशन क्या है वेरिएबल्स की, कि इसकी जो वैल्यू है वो चेंज होती जाएगी,
इसकी जो वैल्यू है वो चेंज होती जाएगी। जब आपने 6th क्लास से ही कोई चैप्टर करने शुरू कर दिए होंगे लीनियर इक्वेशन वाले, उसके अंदर कोई क्वेश्चन आता होगा x का, तो कभी x की वैल्यू 1 आती होगी, कभी x की वैल्यू 4 आती होगी, है ना। तो x की ही है तो ये अकेला x ही, बट इसकी वैल्यू अलग अलग आ रही है, चेंज होती जा रही है ना। तो वो क्या होगा, वेरिएबल। तो क्या समझे वेरिएबल से, कि जो भी अपनी वैल्यू चेंज कर देते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं, और जो अपनी वैल्यू बिल्कुल भी चेंज नहीं करते वहीं पे है 2 2 ही रहेगा, वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, है ना। तो इसी के अंदर जैसे ये 3 कांस्टेंट है और ये y क्या है, हमारा वेरिएबल है। यहाँ पे 2 और 2 दोनों ही कांस्टेंट है, 4 ये भी कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई x y है ही नहीं, नंबर है एक, 4 4 रहेगा, 2 2 रहेगा, तो ये क्या बनेगा हमारा, ये भी हमारा कांस्टेंट बनेगा। तो आपको मुझे लगता है कांस्टेंट और वेरिएबल समझ में आ गए होंगे। अब ये किस चिड़िया का नाम है, कोफिशिएंट। ये क्या है, ये भी तो एक लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है ना। तो देखो जो भी वेरिएबल, ठीक है ना, जो भी वेरिएबल के आगे नंबर लिखा जाएगा, जो भी वेरिएबल के आगे कांस्टेंट नंबर हो चाहे वो दूसरा वेरिएबल हो, ठीक है ना, कोई भी वेरिएबल के आगे कोई नंबर लिखा जाएगा उसको हम कहेंगे कि वो उसका कोफिशिएंट है। क्या कहेंगे हम उसका, कि ये इसका कोफिशिएंट है। कब कहेंगे, जब कोई वेरिएबल के आगे नंबर लिखा जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि हम इसके अंदर कहेंगे कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट 2 है, 2 एक कांस्टेंट भी है, ठीक है ना। बट अगर हम बात करें कोफिशिएंट की, तो x के आगे जो टर्म है वो पूछा जाएगा, वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि अगर नहीं पूछा जाएगा तो आप नहीं बताएंगे, फिर आप हम कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में बताएंगे। बट अगर आपसे वहाँ पूछा गया है कि कोफिशिएंट क्या है, ठीक है ना, तो वहाँ पे ये पूछा जाएगा कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो हम कहेंगे कि x का कोफिशिएंट 2 है, ठीक है ना। जब आपसे पूछा जाएगा y का कोफिशिएंट क्या है, तो हम कहेंगे कि y का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, ठीक है ना। तो सिमिलरली आपसे पूछ लिया जाए 4yz², तो आपसे पूछा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ z², कि z² का कोफिशिएंट क्या है, तो जो z² के आगे लिखा जाएगा उसके फैक्टर्स, वो उसके कोफिशिएंट है 4y। अब इससे कोई मतलब नहीं है कि ये वेरिएबल है या कांस्टेंट है, जो जिसका पूछा गया है कोफिशिएंट, उसके आगे जो मल्टीप्लाई में नंबर है वो सारा का सारा उसका क्या है, कोफिशिएंट है। किसमें, मल्टीप्लाई में जो नंबर है। ये ना लिख देना कि जैसे y का पूछा है तो आप ये लिख देंगे कि 2x और 3 इसके कोफिशिएंट है, नहीं, 3y के मल्टीप्लाई में क्या है, सिर्फ 3 है, ठीक है ना। तो जो मल्टीप्लाई में होगा वही उसका कोफिशिएंट होगा। तो आपको समझ में आ गए होंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो अपनी वैल्यू चेंज करते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं, जो अपनी वैल्यू बिल्कुल भी चेंज नहीं करते, वो वही रहते हैं, वो कांस्टेंट है हमारे। उसके बाद आते हैं कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या है, जो कोफिशिएंट हैं, जो भी पूछा जाएगा वेरिएबल उससे खुद पूछेगा कि कोफिशिएंट ऑफ x, तो उसके आगे जो भी हमारे पास नंबर लिखा होगा, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो कांस्टेंट हो, वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। बट यहाँ पे कंडीशन क्या आती है कि वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, तभी आप बताएंगे। अगर उसने क्वेश्चन पूछा ही नहीं है तो हमें बताने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ये 2 टॉपिक्स कवर होते हैं, कौन कौन से, कि टर्म्स क्या होती हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं, और फैक्टर्स के अंदर वेरिएबल, कांस्टेंट और कोफिशिएंट क्या होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे ये टॉपिक हैं 2, ये कवर हो चुके हैं। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है हमारा, वो क्या आता है, वो आता है हमारा डिग्री। तो ये 2 टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। इसको हम कर देते हैं रफ, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास जो टॉपिक आएगा वो क्या आएगा, हमारा डिग्री आएगा, कि डिग्री क्या होती है, ठीक है ना। हम क्या पढ़ेंगे अब, डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास कि डिग्री होती क्या है। तो डिग्री की बात करें हम अगर, ठीक है, डिग्री का मतलब है किसी भी वेरिएबल की पावर, ठीक है। डिग्री का मतलब क्या है, किसी भी वेरिएबल की पावर। सपोज आपको कह दिया गया कि x² प्लस, ठीक है, 2x प्लस 5, ऐसे लिख दिया गया, ठीक है ना। चलो अभी ये भी लेते हैं, हम सिर्फ इतना लेते हैं। आपको कह दिया गया कि x² प्लस 2, सिंपल बोल दिया गया। तो जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है, इसी को हम डिग्री कहेंगे। डिग्री किसको कहेंगे, जो हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, उसकी जो पावर है, ठीक है ना, वो हमारी क्या होती है, पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री कही जाती है, ठीक है। आपको बोल दिया गया x 35,
तो अब पूछा जाएगा कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो वो है 35। ठीक है ना। अब डिग्री भी कितने टाइप की होती है, ठीक है, तो डिग्री पहले पढ़ लेते हैं। तो डिग्री देखो, डिग्री होती है, डिग्री के अंदर काफ़ी कुछ पढ़ने वाला है, ठीक है ना। अब हमारे पास डिग्री के अंदर भी होता है कि जैसे लीनियर, एक क्या होती है हमारे पास, लीनियर होती है, ठीक है ना। उसके बाद आती है क्वाड्रेटिक, ठीक है, फिर आती है क्यूबिक, ठीक है। और आपके एग्जाम, आपके पेपर में 10th क्लास तक सिर्फ ये 3 ही पूछी गई हैं। अगर 4 भी आ जाए किसी की तो वो बाय क्वाड्रेटिक बोली जाती है। उसको क्या बोला जाता है, बाय क्वाड्रेटिक। पूछा नहीं जाता बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो लीनियर का मतलब क्या है कि अगर किसी वेरिएबल की डिग्री 1 होगी तो वो क्या होगा, लीनियर होगा, ठीक है। अगर किसी वेरिएबल की डिग्री क्या होगी, 2 होगी तो वो क्या होगा, क्यूबिक होगा, ठीक है ना, सॉरी क्वाड्रेटिक होगा। अगर डिग्री कितनी है, 2 है। अगर 3 डिग्री है तो क्यूबिक है, और अगर 4 डिग्री का है तो बाय क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना। अगर लीनियर का मतलब अगर डिग्री 1 है तो लीनियर है, अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक है, अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक है, और अगर डिग्री 4 है तो बाय क्वाड्रेटिक है। तो ये तो हम बता देंगे। सपोज आपसे पूछा गया कि 2x² - 5, तो हम कह देंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 2 है। तो हम क्या कह देंगे कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 2 है। आपसे पूछ लिया जाए y³ + 7, तो हम कहेंगे कि ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, सॉरी क्वाड्रेटिक नहीं, हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है, ठीक है ना। क्यूबिक क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, ठीक है ना। तो अगर डिग्री 3 है तो ये कौन सा होगा, क्यूबिक होगा। और अगर आपसे पूछ ले जाए कि z⁴ - 8, तो ये क्या कहा जाएगा, बाय क्वाड्रेटिक। इसकी डिग्री कितनी है, 4 है। और अगर आपको सिंपल ऐसा लिख दिया जाए कि x + 5, यहाँ पे तो कोई डिग्री नहीं थी, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, तो ये क्या कहा जाएगा कि ये हमारी लीनियर इक्वेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। और डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बट अब सिमिलरली अगर मान लो आपसे ये पूछ लिया जाए, अब तो ये तो सिंपल हो गया, बट अगर आपसे ये पूछ लिया जाए अब कि आपको इक्वेशन देते हैं, क्या इक्वेशन देते हैं, 4x² - 5x + 7। अब यहाँ पे देखो 2 है, 1 भी है, x की डिग्री 2 भी है और x की डिग्री 1 भी है। अब क्या बोलेंगे, ना तो ये लीनियर हुई ना ये क्वाड्रेटिक हुई, अब कैसे बताएंगे। तो इस केस के अंदर आपने क्या ध्यान देना है कि जब भी वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री होगी, ठीक है ना, क्या जो हाईएस्ट डिग्री है उसी को काउंट किया जाता है। किसको काउंट किया जाता है, हमारी हाईएस्ट डिग्री को काउंट किया जाता है। तो जो भी हमारे पास वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वही काउंट की जाएगी। तो हाईएस्ट डिग्री क्या है इसकी, 2। तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, 2 है। तो जब भी आपके पास एक एक्सप्रेशन दिया जाएगा तो आपने क्या ध्यान रखना है कि उसके अंदर उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है। जो उसकी हाईएस्ट डिग्री होगी, ठीक है ना, वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री मानी जाएगी। आपको मान लो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है 4x³ - 7x⁴ + 5x⁵, ठीक है ना, -4 ऐसे लिखा गया है। तो आप क्या कहेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो इसकी सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 5 है। तो हम कहेंगे कि इस जो पॉलिनोमियल की डिग्री है वो डिग्री क्या होगी, इस पॉलिनोमियल की 5 होगी। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हुई, 5, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री, तो हम जो हाईएस्ट डिग्री है उसी को हम पॉलिनोमियल की डिग्री काउंट करते हैं, ठीक है। यहाँ से तो आप ये पूछ सकते हैं कि वो बताओ इक्वेशन क्या है, ठीक है ना। तो जैसे कि ऐसे पूछ लिया, ये इक्वेशन दे दी, को पूछा क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, क्यूबिक है, तो हम कहेंगे कि 2 पावर सबसे हाईएस्ट है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। सिमिलरली आपसे पूछ ले जाए 2x² - 4x³ + 7, इसमें पूछा जाए तो पूछेगा बताओ, आपके पास 4 ऑप्शन दिए जाएंगे MCQ में, लीनियर, ठीक है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, नन ऑफ दिस, ठीक है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड नन ऑफ दिस, ठीक है ना। तो आप किसके ऊपर टिक करेंगे, तो हमने सबसे पहले क्या देखना है कि सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये
क्यूबिक है, ठीक है ना। नन ऑफ दिस कहाँ लगा सकते हैं, नन ऑफ दिस तब लगा सकते हैं अगर ये मान लो ये हमसे पूछा जाता और इसकी डिग्री क्या आती 5 ना लीनियर होती है, ना क्वाड्रेटिक होती है, ना क्यूबिक होती है, इसका मतलब वो क्या रहेगी, नन ऑफ दिस रहेगी इस ऑप्शन में, ठीक है। तो इस टाइप से आपको एमसीक्यू पूछ सकते हैं। तो ये आपकी क्या होगी, एक डिग्री का कंसेप्ट है, ठीक है ना। अब जो डिग्री का कंसेप्ट है इसके अंदर थोड़ा और जाकर देखते हैं कि ये डिग्री, पहली बात तो आपको ये समझ में आ गई होगी कि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे काउंट करते हैं, ठीक है ना। तो जो उसकी हाईएस्ट होगा, पावर होगी, वही उसकी डिग्री कही जाएगी पॉलिनोमियल की, ठीक है। जो भी एक्सप्रेशन या इक्वेशन दी जाएगी उसके अंदर जो हाईएस्ट पावर होगी वही क्या कहा जाएगा, उस पॉलिनोमियल की, उसको डिग्री कहा जाएगा, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मान लो कुछ आपको मैं बताता हूँ कि एक पॉलिनोमियल लिखा कैसे जाता है, ठीक है। एक पॉलिनोमियल लिखा कैसे जाता है, ठीक है। तो सपोज हमने लिखा है 2x3, ठीक है, प्लस 4x5, ठीक है, माइनस x3 प्लस 7। ये आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया। अगर तो आपसे डिग्री पूछी जाएगी डायरेक्ट बता दोगे हाईएस्ट 5 है तो 5 आगे डिग्री, ठीक है ना। पर अगर आपने इसको पॉलिनोमियल में लिखना है, इसमें लिखना है पॉलिनोमियल में लिखना है, यहाँ पे हमारी दो डिग्रियाँ सेम होगी, हम इसको चेंज कर देते हैं। तो देखो एक इक्वेशन को पॉलिनोमियल इक्वेशन में कैसे लिखा जाता है, ये एक हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसको हम पॉलिनोमियल इक्वेशन में कैसे लिखे जाएंगे, आपको ध्यान रखना है जो हमारी सबसे हाईएस्ट डिग्री होगी वो टर्म सबसे आगे लिखी जाएगी, ठीक है। जो भी हमारी हाईएस्ट डिग्री होगी वो टर्म क्या होगा, सबसे आगे लिखी जाएगी। इसके अंदर हाईएस्ट डिग्री क्या है, 4x की पावर 5, वो सबसे आगे लिख दिया। और इसका साइन क्या था, प्लस का साइन हम सबसे पहले लिखते नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 से छोटी क्या है, 5 से छोटी है 4, तो हम क्या लिखेंगे x की पावर 4। साइन किसका, x की पावर 4 के आगे माइनस का। 4 डिग्री के बाद कौन सी छोटी डिग्री है, x2 x3। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब किसका साइन होगा, प्लस का साइन होगा। तीनों डिग्री होगी, बाद में क्या रह गया हमारा, कांस्टेंट रह गया। क्या रह गया हमारा, कांस्टेंट रह गया। तो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो पहले लिखी जाती है, उसके बाद हम डिग्री को क्या करते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। डिग्री को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तभी आपका वो पॉलिनोमियल करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो डिग्री हाईएस्ट, छोटी से छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर सबसे छोटी। जो कांस्टेंट होता है वो सबसे लास्ट में आता है, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लिखा होता वो सबसे लास्ट में लिखा जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या लिख सकते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, ठीक है। आपको सपोज कहा गया है x माइनस 2x², ठीक है, प्लस 5, इस टाइप से दिया गया है। तो हम क्या लिखेंगे, देखो इसकी पावर सबसे बड़ी 2 है तो 2x² हम सबसे आगे लिखेंगे। साइन किसका लगेगा, जो उसके आगे है नंबर के, माइनस का। फिर x है उसके बाद, क्योंकि x की डिग्री तो 1 होती है, यहाँ पे किसका साइन लगेगा, प्लस का लगेगा, क्योंकि x है कोई साइन नहीं है। और ये प्लस 5 जो कांस्टेंट है वो एज इट इज़ लिखा जाएगा। तो इस टाइप से हम एक पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं। किस टाइम में, जो उसकी डिग्री होती है वो जो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी जाएगी या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी जाएगी। आपके चैप्टर से मोस्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखी जाएगी, ठीक है ना। डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही अपनी, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि जो उसकी पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे। किस पे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये भी डिग्री के अंदर ही आता है, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ पे टर्म्स की बात भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के अंदर आप क्या क्या पढ़ सकते हो, आप मोनोमियल पढ़ते हो जो आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा होगा, बाइनोमियल पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा होगा, ट्राइनोमियल पढ़ा होगा, ठीक है। और क्या पढ़ा होगा आपने, इसके बाद क्या पढ़ा था आपने, पॉलिनोमियल। ये आपने क्लास 8th के अंदर पढ़े हैं, ठीक है। मतलब क्या है, मोनोमियल का मतलब है कि जिसकी सिर्फ और सिर्फ 1 टर्म होती है। कितनी टर्म्स होती हैं, 1 टर्म होती है। बाइनोमियल में कितनी टर्म्स काउंट होती हैं, 2 टर्म्स। ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स। और अगर 3 से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल, मोर देन 3 टर्म्स, ठीक है ना। टर्म्स मैंने आपको काउंट करना सिखाया था, ठीक है ना। अगर प्लस और माइनस का अगर साइन है
तो उसको जिसमें डिवाइड करेंगे वो टर्म्स में काउंट हो जाएंगी, ठीक है ना। तो हम इस टाइप से लिखते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। ये आपने 8th क्लास में पढ़ा है। अब आपके पास टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में और क्या क्या आ जाता है, आपके पास आता है एक कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या आता है, एक कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब ये क्या है कांस्टेंट पोलिनोमियल, देखो कांस्टेंट से ही आप समझ जाते हो कि कोई नंबर, ठीक है ना। सपोज आपको लिख दिया गया है 3, आपसे पूछा गया है कि क्या ये एक पोलिनोमियल है, तो हम कहेंगे यस ये एक पोलिनोमियल है, ठीक है। तो इसको हम क्या पोलिनोमियल कहेंगे, एक कांस्टेंट पोलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। अगर अकेला 3 भी दिया गया है, ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल कहेंगे, ठीक है ना। तो ये पोलिनोमियल क्यों है, इसके साथ तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, इसके साथ वेरिएबल है। क्या वेरिएबल है, अगर मैं इसके मल्टीप्लाई में x की पावर 0 लिख दूं तो इसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी भी वेरिएबल की डिग्री 0 हो जाए या किसी भी नंबर की डिग्री 0 हो जाए, उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो इसके बाद एक और वीडियो आएगी आगे जाकर, उसमें मैं ये बताऊंगा कि ये 1 कैसे आता है, ठीक है ना। बट अगर किसी की भी पावर जो होती है वो 0 होती है नंबर की, तो आंसर क्या आता है, ऑलवेज 1 आता है। तो अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई इस टाइप से लिखूँ कि 3 है, ठीक है ना, और 3 मल्टीप्लाई कोई भी वेरिएबल की पावर 0 लिख दूं तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये हमारा एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है, इसको हम कांस्टेंट पोलिनोमियल कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसके साथ अगर कोई वेरिएबल है तो अगर वो वेरिएबल की है तो उसकी डिग्री क्या होगी, उसकी डिग्री 0 होगी। उसके साथ वेरिएबल जरूर है पर जो भी इसके साथ वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी, ठीक है ना। मैं आपको कुछ लिख के बताता हूँ, ठीक है। ये आपको ये तो लास्ट टाइम में पढ़ा होगा मोनोमियल बाइनोमियल, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है ना। इसके एग्जांपल दे देंगे मोनोमियल बाइनोमियल के, पर इसके कुछ आता नहीं है ज़्यादा, ठीक है। मैंने लिखा 2x² + 5x + -7, ये लिख दिया। तो यहाँ पे मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे 2x² इसकी पावर 2 आ गई, 5x की पावर 1 आ गई, -7 यहाँ पे मैं x की पावर 0 लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि x की पावर 0 तो 1 होती है ना, इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखो 2 1 0 डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है इसकी डिग्री, ठीक है ना। तो जो कांस्टेंट होता है वो अकेला कांस्टेंट नहीं होता, उसके साथ मल्टीप्लाई वेरिएबल की पावर 0 होती है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल। की अगर आपको मान लो अकेला 5 भी दिया गया है तो ये एक पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल का नाम क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है। तो ये हमारे पास कांस्टेंट पोलिनोमियल इसका एक टाइप होता है। उसके बाद आता है टाइप क्या, 0 पोलिनोमियल। एक टाइप लास्ट आ गया, कौन सा, 0 पोलिनोमियल। पहले क्या पढ़ा हमने, कांस्टेंट, अब क्या पढ़ा, 0 पोलिनोमियल। 0 पोलिनोमियल का मतलब है कि अकेला 0। अगर सिर्फ आपको 0 भी कहा गया है तो इसका मतलब क्या है, वो 0 पोलिनोमियल कहा जाएगा, ठीक है। क्या कहा जाएगा उसको, 0 पोलिनोमियल कहा जाएगा अगर अकेला 0 भी लिखा गया है। और हम डिग्री ऑफ 0 पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ 0 पोलिनोमियल, 0 पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, अगर हम यहाँ पे बात करें डिग्री ऑफ, आपसे पूछा जाए कभी भी डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल कि कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, तो आप लिखेंगे इसकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है, डिग्री क्या होती है, 0 होती है। इसी टाइप से अगर आपसे पूछा जाए डिग्री ऑफ 0 पोलिनोमियल तो आप उसकी डिग्री क्या लिखोगे, देखो आप उसकी डिग्री लिखोगे नॉट डिफाइंड, 0 मत लिखा ना, वो गलत होगा। अब ये नॉट डिफाइंड कैसे हो गया, यहाँ पे भी तो लिख सकते हैं x की पावर 0, ये भी तो हो जाएगा, 0 × 1 0 ही तो होगा। फिर नॉट डिफाइंड क्यों लिखा, बिल्कुल 0 × 0 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मैं 0 को x की पावर 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तब भी तो आंसर 0 आएगा। अगर मैं 0 को x² से मल्टीप्लाई करता हूँ तब भी तो आंसर 0 आएगा। आप x0 को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई कर लो, क्या आंसर आएगा, 0 ही आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम इसकी डिग्री के बारे में डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे डिग्री जो है वो 0 भी हो सकती है,
1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, हमें नहीं पता क्या कुछ हो सकती है, बट क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई हुआ है इसलिए इसका आंसर 0 आ गया है। तो इसकी डिग्री क्या कही जाएगी? नॉट डिफाइन की जाएगी, ठीक है ना। तो ये हम क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल क्या होती है? नॉट डिफाइन होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो डिग्री का कंसेप्ट था सारा हो चुका है। बट अब हमने देखना है डिग्री के अंदर एक और चीज़ कि कब हम डिग्री को पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, मतलब कि कब हम किसी एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। अभी तक तो हमने पॉलिनोमियल के बारे में सब पढ़ लिया, बट अब ये भी आ जाता है कि कोई पॉलिनोमियल, अब तो हमने ये भी पढ़ लिया कि 0 भी एक पॉलिनोमियल है। फिर ऐसी क्या चीज़ है जो पॉलिनोमियल नहीं हो सकती? हमने पढ़ा कि अगर किसी की डिग्री 2 है तब पॉलिनोमियल है, अगर कोई कांस्टेंट है तब पॉलिनोमियल है, अगर कोई 0 है तब पॉलिनोमियल है, किसी की डिग्री अगर 100 भी दे दी तब भी ये पॉलिनोमियल है। तो हम क्या करें कि कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा? ऐसे सब कुछ पॉलिनोमियल है? नहीं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं? अगर किसी की भी पावर माइनस में आ जाए, ठीक है ना, अगर डिग्री कभी भी क्या आ जाए? नेगेटिव आ जाए, तब भी वो क्या होता है? नॉन पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अगर कोई वेरिएबल हमारा किस में आ जाए? डिनोमिनेटर में आ जाए। अगर कोई वेरिएबल कहाँ आ जाए? डिनोमिनेटर में आ जाए, तो भी ये क्या है? ये पॉलिनोमियल नहीं होता है। और अगर किसी का भी जो पावर है वो फ्रैक्शन में आ जाए, अगर कभी भी कोई पावर फ्रैक्शन में आ जाए तब भी कोई पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। याद रखना ये सारी की सारी चीज़ें किसके ऊपर अप्लाई होती हैं? ये सारी की सारी चीज़ें एक वेरिएबल के ऊपर अप्लाई होती हैं। ये ना हो कि 2 की पावर -2 दिया गया है और आप इसको कह दें ये तो नॉन पॉलिनोमियल है। नहीं, ये किसके ऊपर अप्लाई होंगी? जब यहाँ पे कोई वेरिएबल दिया जाएगा तभी ये चीज़ें अप्लाई होंगी, किसी कांस्टेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होंगी, ठीक है ना। और अगर हमारे पास कोई भी वेरिएबल स्क्वायर रूट के अंदर दे दिया जाए तब भी ये क्या है? एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये जो कंडीशंस हैं कि अगर डिग्री माइनस में है, या कोई वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, ठीक है, या फिर किसी की वेरिएबल की जो पावर है वो फ्रैक्शन में है, या कोई वेरिएबल स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये 4 कंडीशंस ऐसी हैं हमारी जिसके अंदर नॉट पॉलिनोमियल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? नॉट पॉलिनोमियल कहा जाएगा। बट इसके अंदर भी थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। सपोज आपने आपको डिनोमिनेटर में ये दे दिया x की पावर -3, ठीक है ना, आप सीधा लिख देंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना, आप सीधा लिख देंगे पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना। बट हमें पता है कि अगर किसी पावर को पॉजिटिव करना है तो हम उसको न्यूमिनेटर में ले जाते हैं। अगर आपने एक्सपोनेंट ऑफ पावर वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि अगर नेगेटिव पावर है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी? पॉजिटिव पावर हो जाएगी। तो ये तो ऊपर चला गया, नीचे तो रहा ही नहीं बिल्कुल भी, है ना। तो अब ये क्या बन गया? पॉलिनोमियल बन गया। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर के अंदर जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, जो पावर नेगेटिव है वो न्यूमिनेटर में होनी चाहिए, ठीक है। डिनोमिनेटर में जो पावर है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। बस सिंपल सी चीज़ याद रखनी है। अगर तो न्यूमिनेटर है मतलब अगर सिर्फ x लिखा हुआ है उसकी पावर नेगेटिव होनी चाहिए, अगर डिनोमिनेटर में है तो उसकी पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी आप कहेंगे कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना। कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी हैं, सारा पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। आपको इसके अंदर एक भी टॉपिक नहीं, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया ना तो आप पॉलिनोमियल कभी भूलोगे ही नहीं। कितना कुछ पढ़ दिया, हर एक चीज़ पढ़ दी, छोटी से छोटी चीज़ भी पढ़ी है इसके अंदर। स्कूल में इतना नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना, छोटी से छोटी चीज़ पढ़ी गई है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद देखो, सपोज आपको लिखा गया है x² - x/x, ये कहा गया है, तो आपने डायरेक्टली लिख देना कि ये नॉन पॉलिनोमियल है। आपने ध्यान देना है, देखो यहाँ से हम एक x कॉमन ले सकते हैं, x - 1 रह जाएगा, नीचे भी एक x है वो कट जाएगा, तो क्या रह गया? x - 1। तो ये एक पॉलिनोमियल बन गया क्योंकि इसके नीचे से जो ये x था वो फिनिश हो गया, ठीक है ना, हमने कट कर दिया उसको, ठीक है। सिमिलरली अगर ये एग्जांपल दिया जाए x² - 1/x, तो ये एक नॉन पॉलिनोमियल है, नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कट ही नहीं होगा, कुछ कॉमन ही नहीं आएगा। आप इसको ऐसे मत कट कर देना, ये गलत होता है, ऐसे कट नहीं होता कभी भी। कोई चीज़ कॉमन आती है उसके बाद डिवाइड के साथ कट होती है, ठीक है ना। ये भी कभी बीच में एक टॉपिक करेंगे, इसके अंदर करवाएंगे, ठीक है ना।
तो इस टाइप से ये कट नहीं होता कभी भी। बहुत मिस्टेक्स करते हो ऐसी कट करने की, ऐसे कट नहीं होता है। अपनी बेसिक्स को ठीक रखना है, ठीक है ना। और वो बेसिक्स कैसे ठीक रखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं करवाऊंगा ठीक आपकी सारे के सारे बेसिक्स, ठीक है। हर एक वीडियो बनाऊंगा, छोटा छोटा बेसिक की वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। वीडियो देखो, अपने बेसिक क्लियर करो, ठीक है। चलो, ये हमने सारा का सारा किसके बारे में पढ़ लिया, डिग्री के बारे में। डिग्री के अंदर कितना कुछ था, बट हर एक चीज़ हमने पढ़ी है, छोटी से छोटी चीज़ पढ़ी है, ठीक है ना। आपको बोल दिया जाए कि बताओ मोनोमियल, एक ऐसा एग्जांपल दो मोनोमियल का जिसकी डिग्री 50 हो, आप लिख देना मोनोमियल का मतलब एक ही डिग्री है, लो होगी एक डिग्री। इसके अपॉन में 4 लगा दो, इसके मल्टीप्लाई में 5 लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिग्री एक ही रहेगी ये। बट अगर यहाँ पे कहीं पे प्लस लगा दिया, अब ये कितनी टर्म्स बन जाएंगी, अब ये 2 टर्म्स बन जाएंगी। तो ये 2 टर्म्स बनेगी तो ये बाइनोमियल हो जाएगा। तो एक सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइन के अलावा प्लस माइनस का साइन आ जाए तो जो मोनोमियल है वो बाइनोमियल बन जाता है, बाइनोमियल ट्राइनोमियल बन जाता है, ठीक है ना। तो इस एग्जांपल्स को आपके माइंड में ध्यान रखना है, ठीक है ना। हर एक चीज़ हमने कही है। अब बात आती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म की। किसकी फॉर्म की, लास्ट हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। एक क्वाड्रेट, ये स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको क्लास 10th के अंदर एक्सरसाइज 2.2 में पूछे गए हैं, ठीक है ना। उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो ये एक इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म को करने से पहले हम कुछ और थोड़ा सा कर लेते हैं, क्या, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अभी हमने जीरो पॉलिनोमियल किया था, अब हम करेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये करने के बाद आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म और अच्छे तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। तो देखो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। सबसे पहले पॉलिनोमियल को हम डिनोट करते हैं p ऑफ x, मतलब पॉलिनोमियल इन x। कि जो भी पॉलिनोमियल हमें दिया गया है, एक्सप्रेशन दी गई है, वो किसके अंदर दी गई है, x के अंदर, x - 5। सपोज हमें ये दिया गया है। अगर आपको ऐसा लिखा जाएगा पॉलिनोमियल ऑफ y, इसका मतलब अब जो वेरिएबल है वो क्या है, y है, y - 5। अगर आपको दिया गया पॉलिनोमियल ऑफ z, इसका मतलब वेरिएबल क्या है, z है, z - 5। तो ये इसका सिंबल होता है पॉलिनोमियल इन x, मतलब कि जो यहाँ पे लिखा गया ब्रैकेट के अंदर, आपको क्वेश्चन के अंदर वही वेरिएबल दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको लिखा गया है पॉलिनोमियल ऑफ x, अगर आपको ये दिया गया है y - z, इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत है। अगर वो स्कूल में कहते हैं क्वेश्चन गलत नहीं है, तो इसका मतलब ये अब ये कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, ये क्या है, एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि इसने कहा था पॉलिनोमियल जो है वो तो x में है, x तो कहीं यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है ना। तो वो या तो क्वेश्चन यहाँ पे x आएगा, या फिर अगर वो कहते हैं क्वेश्चन ठीक नहीं करना है, ये बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है, y जो है हमारा वो एक कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो ये चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने। और क्या है इसके अंदर ध्यान रखना है हमने, देखो पढ़ रहे हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि किसी पॉलिनोमियल की जीरो। तो पॉलिनोमियल की जीरो होती क्या है, पॉलिनोमियल की जीरो का मतलब है कि यहाँ पे x की जगह कुछ ऐसा पुट कर देना जिससे जो p ऑफ x है वो क्या आ जाए, हमारा ज़ीरो आ जाए। पॉलिनोमियल ऑफ x दिया गया है, हम किसी इस x की जगह कुछ ऐसा पुट करें जिससे आंसर क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो 5 में से 5 क्या, तो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। इसका मतलब जब x को हमने 5 पुट किया था, ठीक है ना, तो आंसर क्या आया, 0। तो जो x = 5 है, ये एक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। x = 5 क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब कि जो 5 है वो इस पॉलिनोमियल की जीरो है। जीरो का मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू पुट करना जिससे आंसर क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए, ठीक है ना। सपोज दैट आपको कहा गया यहाँ पे y + 7, तो आप y की जगह क्या लिखेंगे, -7 लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपकी पॉलिनोमियल ऑफ जीरो क्या है, -7 है, ठीक है ना। तो कोई ऐसी वैल्यू पुट करना वेरिएबल के अंदर जिससे आंसर जीरो बन जाए, उससे उसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू यहाँ पे पुट की है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, ठीक है। जो वैल्यू वहाँ पे पुट की गई है वो क्या है, वो उस पॉलिनोमियल की जीरो है,
ठीक है ना। वो 0 क्यों है? क्योंकि वो वैल्यू पुट करने के कारण ही हमारा आंसर क्या आया है? 0 आया है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी पावर कितनी थी? 1 थी। अगर पावर 1 है तो आपका आंसर क्या आएगा? सिर्फ 0 एक ही आएगी। अगर पावर 1 है तो कितनी जीरोज आएंगी? 1 जीरोज आएगी। ठीक है ना। बट अगर पावर क्या है? अगर पावर 2 है किसी पॉलिनोमियल की, सपोज आपको ये कहा गया है x² - 4, ठीक है ना, तो x² - 4 का मतलब यहाँ पे पावर क्या है? 2 है, तो यहाँ पे कितनी जीरोज आएंगी? 2 जीरोज आएंगी। कितनी जीरोज आएंगी? 2 जीरोज आएंगी। वो कैसे आएंगी? देखो, अगर यहाँ पे मैं 2 पुट करता हूँ तो 2 का स्क्वायर - 4 कितना आएगा? 4 - 4 0 आएगा। ठीक है ना। और इसी की जगह अगर यहाँ पे मैं -2 पुट करता हूँ तो -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो वो भी तो 0 आएगा। तो x की कौन कौन सी वैल्यू की पुट हमने? 2 और -2, तो कितनी जीरोज आई? 2 जीरोज आई। ठीक है ना। तो इसका मतलब आप क्या समझते हो कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतनी ही उसकी जीरोज आएंगी। किसी पॉलिनोमियल की जितनी हाईएस्ट डिग्री होगी उतनी ही उसकी जीरोज आएंगी। अगर यहाँ पे डिग्री कहीं 3 आती है तो इसका मतलब जहाँ पे जो जीरोज आएंगी वो कितनी आएंगी? 3 आएंगी। मतलब कि 3 ऐसी वैल्यूज यहाँ पे लिखी जा सकती हैं जिससे कि ये पूरा आंसर हमारा 0 बनेगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या कह सकते हैं? 0 ऑफ पॉलिनोमियल बता सकते हैं। ठीक है, अब आता है हमारे पास, अब बात करते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म की। ठीक है ना। अगर 0 ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आ गया तो स्टैंडर्ड फॉर्म फटाफट समझ में आ जाएगी। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² + bx + c। ठीक है, तो यहाँ पे जो ax + bx + c है, ठीक है ना, तो ये पॉलिनोमियल किसके अंदर है? वेरिएबल x के अंदर है। ठीक है, डिग्री कितनी है इसकी? 2, तो इसका मतलब 2 जीरोज आएंगी। कितनी जीरोज आएंगी हमारे पास? 2 जीरोज आएंगी। ठीक है ना। a और b क्या है? a और b हमारे कोफिशिएंट हैं। a और b क्या है? हमारे कोफिशिएंट है किसके? x² और x के। a, b और c को हम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। अगर कोफिशिएंट के बारे में नहीं पूछा गया तो इसका मतलब a, b, c क्या है? हमारे कांस्टेंट है। ठीक है ना। तो इस टाइप से हम अपना पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म को डिफाइन कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी होती है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ठीक है ना। तो ये सारा का सारा हमने आज किसके बारे में पढ़ा? पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा। मैंने एक छोटी सी चीज़ भी पॉलिनोमियल में नहीं छोड़ी है, हर एक चीज़ पढ़ ली है पॉलिनोमियल के अंदर। तो अगर आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखते हो, समझ में नहीं आया है, कमेंट बॉक्स में लिखिए और वहाँ से आपको, ठीक है ना, समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना। अगर वहाँ पे नहीं समझा पाता कमेंट बॉक्स के अंदर, तो जो नेक्स्ट वीडियो हमारे पास आएगी जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे क्लास 10th के, उसके अंदर समझाऊंगा वो चीज़। बस आपने समझना है। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करना है, उसके बाद वो आंसर देना मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है ना। वो आंसर चाहे मैं अगली वीडियो के अंदर दूं जब हम ये टॉपिक करेंगे, या फिर आपको अगर वो जो आपका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में अगर मैं दे सकता हूं तो दे दूंगा, तभी दे दूंगा मैं। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, होप आपको समझ में आया होगा। और ठीक है ना, हर चीज़ हमने कवर की है। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर हम और थोड़ी बातें करते रहेंगे, तो इसलिए हम ये वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पॉलिनोमियल वाला चैप्टर करेंगे। बहुत इजी चैप्टर है, अगर आपने ये समझ लिया तो वो बहुत इजी चैप्टर है। तब उसके अंदर, ठीक है ना, फटाफट से अपना जो सिलेबस है वो कवर करेंगे चैप्टर नंबर 2 का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक अपने घर पे रहें और सुरक्षित रहें। ठीक है, और अपना ध्यान रखें। बाय।